नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ हिंदी अनिवार्य की पुस्तक जो आरबीएसई सिलेबस में चलती है क्षितिज का अध्ययन कर रहे हैं। हमने नागार्जुन की रचना कल और आज तथा उषा की लाली पढ़ी थी, जिसके आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन प्रेस करिए और लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। और इससे पहले के पूरी वो काव्य रचनाएं आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और व्याकरण का भी आप और वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कवि परिचय। थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं कि हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था एवं उनके पिता का नाम गोकुलनाथ मिश्र था। ये अपने उच्च अध्ययन के लिए बनारस एवं कोलकाता गए। 1935 में इन्होंने दीपक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 36 में श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इनका शब्द चयन बहुत ही सटीक और मार्मिक है, इसलिए इन्हें शब्द चयन का पंथ क्या कहते हैं? शब्द चयन का पंथ कहते हैं। नागार्जुन को हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान और उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उनकी मृत्यु 1998 में हुई। रचनाएं हैं उनकी युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तालाब में मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन है? तो उषा की लाली कविता में आकाश में छाने वाली प्रातःकालीन समय की उषा वेला का वर्णन है। लालिमा का, सूर्य की लालिमा जिस समय रहती है उषा वेला में, उस बेला का वर्णन किया गया है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों है? तो ग्रीष्म ऋतु में पड़ने वाली भयंकर गर्मी और लू के कारण जब मिट्टी शुष्क होकर पत्थर के समान कठोर हो गई है, इसलिए खेतों की मिट्टी पथराई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया? गर्मी के कारण आकाश में दूर दूर तक कहीं भी बादल दिखाई नहीं दे रहे। भूख और धूल के कारण क्या? धूल और ये गलत लिख दिया, ये भूख और धूल नहीं, यहाँ क्या आएगा? धूल और क्या? गर्मी की लू, आंधी चलने से आसमान कैसा हो गया है? बदरंग हो गया। धूल और लू और आंधियों के कारण आसमान बदरंग दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या लग रहा है? क्या डर लग रहा है? उषा की लाली कविता के अनुसार प्रकृति का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही मनोरम है और क्या? हृदय स्पर्शी है। कवि को डर लग रहा है कि वह कहीं प्रकृति की यह अनोखी शोभा थोड़ी देर में नष्ट ना हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य अपने बचपन को छोड़ेगा वह थोड़ा दिन की ओर बढ़ेगा तो उसकी यह लालिमा नष्ट हो जाएगी। इस बात से कवि डर रहा है।
नेक्स्ट है कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है। तो उषा की लाली कविता में हिमगिरी हिमाचल को कहा गया है, जो बर्फ से युक्त शिखर उषा की लालिमा में सोने के समान प्रतीत हो रहा है। हिमगिरी क्या है उषा की लाली कविता में? तो हिमालय को कहा गया है जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। हिमालय पर्वत की चोटियाँ जो बर्फ़ से युक्त हैं, शिखर, वो उषा की लालिमा से कैसे प्रतीत हो रहे हैं? सोने के समान प्रतीत हो रहे हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए हैं? ये आज कल और आज कविता में नागार्जुन ने प्रकृति में आए बदलावों को किस स्वरूप में चित्रित किया है, ये हमें बताना है कि आम जन के यथार्थ से परिचित कराने वाले नागार्जुन ने बताया। आम जन को जो यथार्थ से परिचित कराते हैं, उन नागार्जुन ने क्या बताया है कि सारा संसार, सारा वातावरण ग्रीष्म ऋतु से एकदम बेहाल है। वर्षा ऋतु आने पर क्या होगा? वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, लेकिन क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु के आने पर ही गायब होगी। वर्षा ऋतु आने पर आकाश में घटाएं छाने लगी हैं। वर्षा की बूंदें पड़ने से प्यासी धरती फिर से हरी भरी हो गई है, जिसे देखकर किसानों के उदास चेहरे फिर से खिल उठे हैं। गर्मी से बेहाल धरती की कोख में छिपने वाले मेंढक बाहर निकलकर टर टर की ध्वनियाँ करने लग गए हैं। तब कल तक क्या था? कल तक ना तो मेंढक दिखाई दे रहे थे और किसानों के चेहरे भी मुरझाए हुए थे। अति कष्टकारी लग रहा था ग्रीष्म ऋतु का वातावरण, और सारी प्रकृति बिल्कुल बेरंग, आकाश भी बेरंग और ताप से ग्रसित दिखाई दे रहा था। खेतों में, सूखे खेतों में वीरानी छाई रहती थी। उन वर्षा की बूंदें पड़ने से धरती सरस हो जाती है और नए अंकुर आ जाते हैं। खेतों में भी चहल पहल बढ़ गई है, तो मेंढक भी निकल आए हैं। वीरान वनों में मोर मदमस्त होकर नाचने और कूदने लग गए हैं। सूखी हुई धरती वर्षा की बूंदों से हरी भरी हो गई है। उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य लिखिए। तो कविता का शिल्प सौंदर्य कैसे लिखेंगे? उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य, तो शिल्प सौंदर्य कैसे लिखेंगे? अब तत्सम शब्दों का भावानुरूप प्रयोग हुआ है इस कविता में। प्रकृति के सौंदर्य को जन जन तक पहुंचाने वाले कवि नागार्जुन ने उषा की प्राकृतिक शोभा का वर्णन सजीव सभ्य चित्रों के द्वारा किया है। इस कविता में कवि ने काव्य कला का मनोरम प्रदर्शन किया है और अपनी कुशल भाषा शैली से कवि ने प्रातःकाल के प्राकृतिक दृश्यों को पाठकों के सामने साकार कर दिया है। उषा काल में लालिमा का बिखरना, सूर्य के बाल स्वरूप का उदय होना किसी भी सहृदय व्यक्ति के सहृदय व्यक्ति को भावोन्मग्न कर देगा, किसी भी सहृदय को प्रफुल्लित कर देगा और रोमांचित कर देगा। प्रातःकाल में हिमगिरी के शिखरों का स्वर्णिम हो जाना बहुत ही मनोहारी दृश्य है। मनोहारी कल्पना कवि ने की है कि ऐसी प्रकृति की ऐसी मनोहारी शोभा, नैनाविराम दृश्य देखकर लेखक ही नहीं बल्कि पाठक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कल और आज कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव कैसे स्पष्ट करेंगे? प्रकृति के सौंदर्य की सतरंगी छटा बिखेरने वाले। ऐसे आप
कवि की विशेषताएं लिखेंगे ना, शुरुआत कवि की विशेषता से करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रकृति के सौंदर्य की सतरंगी छटा बिखेरने वाले या फिर प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण करने वाले नागार्जुन ने इस कविता में प्रकृति प्रेम का परिचय दिया है कि वो कितने प्रकृति प्रेमी हैं। कविता में प्रकृति को कोसते हुए किसान, बेचैन पक्षी, खेतों की कठोर मिट्टी, उदास एवं बदरंग बादल, समाज में शोषित और अभावग्रस्त, समस्याओं से जूझ रहे साधनहीन वर्ग का प्रतीक हैं। ऐसे उपेक्षित वर्ग को ऊपर उठाने एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास करना इस कविता का मूल उद्देश्य है। ग्रीष्म ऋतु हताशा और निराशा को व्यक्त करती है, जीवन की हताशा और निराशा को व्यक्त कर रही है। वहीं वर्षा ऋतु ने सहज एवं आनंद से युक्त जीवन को व्यक्त किया है। आप भी अपने जीवन में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित हो उठा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बात अपने शब्दों में आप लिखें तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी मैं एक उदाहरण बता दे रही हूँ कि प्रकृति और मनुष्य का सदा से अटूट संबंध चला आ रहा है। प्रकृति के विविध मनोहारी दृश्य ने मानव मन को आकर्षित और प्रफुल्लित किया। मुझे भी प्रकृति दर्शन का बड़ा ही चाव है। मैं आपको बता रही हूँ, आप स्वयं लिखें अपने स्वविवेक से, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप इस प्रकार लिख सकते हैं। नगर के बीच रहते हुए प्रकृति के सुंदर स्वरूप के दर्शन के अवसर कम ही मिल पाते हैं। जब भी मुझे अवसर मिलता है उसका पूरा आनंद लेता हूँ या लेती हूँ। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मुझे हरिद्वार जाने का अवसर मिला। वहाँ गंगा की विस्तृत और गंभीर धारा देखकर कुछ समय के लिए मैं सब कुछ भूल गया। वहाँ देवी के दर्शन के लिए उड़न खटोला में बैठकर धरातल से ऊपर की ओर चले तो पहले डर लगा, फिर ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे का दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे मन में प्रफुल्लता बढ़ती चली गई। और भी आप बता सकते हैं, प्रकृति के अनेक वन उपवन नए स्वरूपों को देखकर कभी भी नागार्जुन की भांति अपलक हम उन दृश्यों को निहारते रहते हैं। आसमान में बिखरे हुए बहुत सारे तारे भी कभी कभी हमें आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी चिड़ियाओं के झुंड, पेड़ों के झुरमुट, पहाड़ों और नदियों के अनेक अनुपम दृश्य ऐसे हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। तो आप स्वविवेक से इस क्वेश्चन का आंसर दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और आज झींगुरों की सहनाई अविराम। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत काव्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कल और आज कविता से उद्धृत है या लिया गया है। इस पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों और दृश्यों को सजीव चित्रित किया है। नागार्जुन ने अपनी कविता को सजीव बनाया है और प्रकृति को मानवीकृत किया है। व्याख्या देख लें थोड़ी सी। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आते ही प्रकृति का सारा परिदृश्य बदल गया। कल तक वीरान और बदरंग लगने वाले बादलों के आसमान में सजल तंबू की तरह तन जाना बताया है कि वह सजल तंबू के समान ऊपर आसमान में तन गए हैं। और वर्षा के आगमन पर वर्षा रानी अपनी छमाछम बरसाती बूंदों से ऐसा जान पड़ता है जैसे वह नृत्य कर रही है और उसकी पायल बज रही है। उसकी बूंदों की पायल के बजने से नृत्य कर रही है। अंधकारमयी रातें
झिंगुर की लगातार होने वाली झनकार से गूंज रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पावस के स्वागत में सैकड़ों कलाकार एक साथ बैठकर शहनाई बजा रहे हों। झिंगुर का बोलना कवि को शहनाई का बजना प्रतीत होता है। तो ये पद्यांश में खड़ी बोली है और बहुत ही सरल सहज रूप देखने को मिला है। अभिधा शब्द शक्ति है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में हुए बदलावों को दर्शाया है। रूपक अलंकार का चमत्कारपूर्ण प्रयोग है, जैसे ऊपर ही ऊपर तन गए तंबू, इस प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। कीप इट अप। जय हिंद।